subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome students, myself Mosman with Drawing Doctor of Pharmacy। तो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और इसमें हम एंडोक्राइनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास। इससे पहले मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड ये पढ़ा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे पेनक्रियास से। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास से। पेनक्रियास की अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एक्सोक्राइन फंक्शंस जो हैं वो भी परफॉर्म करता है। पेनक्रियास अपनी सिक्रीशंस जब रिलीज़ करता है, ये ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी में कि जो अपनी सिक्रीशंस जो है, कुछ सिक्रीशंस ऐसी होती हैं जो कि ये डक्ट्स में रिलीज़ करता है। हमारी बॉडी में जो डक्ट्स होती हैं उनमें रिलीज़ करेगा, और कुछ सिक्रीशंस ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जो कि ये ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज़ कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। उनको हम कहते हैं डक्टलेट्स, दैट इज़ पेनक्रियास। पेनक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन, उसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं। तो पेनक्रियास के बारे में अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका स्ट्रक्चर का दूं तो इसके अंदर होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। स्टूडेंट्स ये सीक्रेट करते हैं, इसके अंदर 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ 2 सेल्स का डिस्कस करेंगे, डैट इज़ अल्फ़ा सेल एंड बीटा सेल। अब ये जो अल्फ़ा सेल है ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसका नेम है ग्लूकागोन, और जो बीटा सेल है ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं इसका नाम है इंसुलिन। तो स्टूडेंट्स हमने आज ग्लूकागोन और इंसुलिन, इसका सोर्स ऑफ सिक्रेशन, इसके एक्शंस और इसके डिसऑर्डर्स उसका स्टडी करते हैं। स्टूडेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम्स, तो हम इसको इंशाल्लाह डिटेल स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन के बारे में डिस्कस करने से पहले, इंसुलिन, ग्लूकागोन ये ऐसे हार्मोन है जो आजकल हर एक को पता होंगे, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से इस चीज़ का तो हर एक को ही पता होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है। अब इसकी सोर्स ऑफ सिक्रीशन अगर हम बात करें कि ये सोर्स क्या है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो हम कहते हैं ये बीटा सेल्स जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस पेनक्रियास में, वहाँ से ये सिक्रीट होता है इंसुलिन। और अगर इसके एक्शंस के बारे में हम डिस्कस करें कि ये ऐसे कौन से एक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले इसका एक्शन हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना ग्लूकोज होता है, इंसुलिन का काम होता है कि उस ग्लूकोज को ब्रेक कर दे, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ कर दे, उस ग्लूकोज को जितना बॉडी से कम कर सकती है कर सके। अब वो बॉडी से ग्लूकोज को कैसे कम कर सकती है, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करवा के। अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, तो इंसुलिन ने कैसे वर्क करना है, इसने उस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसने न्यू ग्लूकोज नहीं बनने देना। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज वैसे भी प्रेजेंट होता है, तो जब ये न्यू ग्लूकोज नहीं बनने देती है बॉडी के अंदर, मतलब प्रोटीन से भी ग्लूकोज बन जाता है, लिपिड से भी बन जाता है, तो इसने क्या करना होता है कि इसने न्यू ग्लूकोज बॉडी के अंदर नहीं बनने देना। इसने जो ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसको यूटिलाइज़ करवाना होता है। एज अ रिजल्ट आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, अगर ये एक्सेस ऑफ सिक्रेशन इसकी हो जाए तो। देन स्टूडेंट्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इसने प्रोटीन्स को टूटने नहीं देना, मतलब ये एनाबॉलिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन नहीं होने देती, प्रोटीन्स को स्टोर करती है। ये प्रोटीन्स का स्टोरेज करती है। इसके अलावा ये प्रोटीन को इन द फॉर्म स्टोर करती है कि ये प्रोटीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो जाए। वही मैंने आपको पहले बताया कि इसने ग्लूकोज का लेवल कम करना है, तो इसने हर वो सोर्स जो ग्लूकोज बनाता है, इसने उस सोर्स को रोकना है। इसने प्रोटीन्स को आपकी बॉडी में टूटने नहीं देना। तो ये है कि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो है वो भी करती है। सिंथेसिस कैसे करेगी, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और ये स्टूडेंट्स ये वाला जो आपके न्यूक्लिक एसिड के जो चैप्टर होंगे हम उसमें स्टडी करेंगे, डैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स कौन से होते हैं, कि ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए की, देन ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, डैट इज़ ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये इंसुलिन जो है इस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करती है लेकिन उनको ब्रेक डाउन नहीं करती। देन स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि इसने क्या करना है, इसने आपकी बॉडी के अंदर फैट जो है ना, अब आप देखो
जब आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स प्रेजेंट है तो ये फैटी एसिड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज़ फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होगा कि इसने आपकी बॉडी से फ़ैट को भी नहीं, इसने मतलब मोबिलाइज नहीं करवाना होता, इसने टूटने नहीं देती, ये फ़ैट को स्टोर करती है बॉडी के अंदर। खासकर ये एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर फ़ैट को स्टोर करती है। अब अगर आपको मैं बताऊं तो ग्लूकोज से बनते हैं फैटी एसिड्स, मतलब फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। फैटी एसिड से बनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये आपके बॉडी के फॉर्म में स्टोर रहेगा, मतलब इसमें ये होगा कि ग्लूकोज भी यूटिलाइज हो जाएगा कि फैटी एसिड्स बनाए, फैटी एसिड्स जो है वो आगे से ट्राइग्लिसराइड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू के अंदर इस फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है, यानी कि ये फैट को भी स्टोर करने के प्रोसीजर करती है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें डेट इज़ ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए हम कहते हैं कि ये ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म नहीं करवाती, प्रोटीन को मतलब उसको ब्रेक डाउन नहीं करवाती, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म इन द, हम कहते हैं कि इन द फॉर्म कि ये प्रोटीन को ब्रेक नहीं करती, उसकी सिंथेसाइज तो करवा रही है, उसको स्टोर करवा रही है। तो प्रोटीन आपको पता है कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म इन द फॉर्म के वो प्रोटीन्स टूटेंगी नहीं, स्टोर होंगी, सिंथेसाइज होंगी, तो ये आपकी बोन्स की ग्रोथ, आपकी मसल्स की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम कहते हैं कि ये इंसुलिन का ग्रोथ के रिलेटेड भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन क्या है, इसकी अगर हम सोर्स ऑफ सिक्रीशन की बात करते हैं कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो हम कहते हैं अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से पेनक्रियाज से ये ग्लूकागोन जो है वो रिलीज़ होता है और सिक्रीट होता है। अगर हम इसके एक्शंस के बारे में डिस्कस करें तो इसके एक्शंस भी, अब जो इफ़ेक्ट इंसुलिन देती थी ना, ग्लूकागोन के अपोजिट इफ़ेक्ट होंगे उससे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंसुलिन का इफ़ेक्ट था कि उसने कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज़ करवा देना था, उसने बॉडी से रिलीज़ करवा देना था कार्बोहाइड्रेट्स को, जितना यूटिलाइज़ हो जाए, एनर्जी से मिल जाए उतना बेटर है। लेकिन ग्लूकागोन ने क्या करना होता है, इसने कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज़ नहीं करवाता, ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, यूटिलाइजेशन को कम करता है, फेरिफेरल यूटिलाइजेशन कम कर देता है। ये इसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा लिपिड्स के वो लीवर की तरफ ही ट्रांसपोर्ट कर देता है ग्लूकोज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो ग्लूकोज का ब्लड ग्लूकोज लेवल जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकागोन है ये हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा कर देती है। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन का इफेक्ट होता है कि ये ना आफ्टर अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एज़ कम्पेयर टू ग्लूकागोन। देन स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में किस तरह वर्क करेगी कि वो प्रोटीन की स्टोर कर रही थी, ये प्रोटीन को स्टोर नहीं करेगी, ये प्रोटीन को इस तरह यूटिलाइज़ करेगी कि प्रोटीन कन्वर्ट हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस यूज़ हो जाए ग्लूकोज बनाने में। तो इस तरह इसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा। देन अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये लिपोलाइटिक भी है और कीटोजेनिक एक्शन परफॉर्म करती है। किस तरह कि ये आपकी बॉडी से फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है ताकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लूकोज फैटी एसिड्स में यूज़ होते हैं, देन फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये अपोजिट रिएक्शन भी हो गया कि ट्राइग्लिसराइड्स से बने फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में। तो ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज फॉर्मेशन के इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज डिजॉल्विंग इफ़ेक्ट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एक्शन के बाद अगर हम वर्किंग जो है दोनों की, ग्लूकोज और इंसुलिन की वर्किंग किस तरह होती है, अगर उसकी बात करें ना, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की बात करते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागोन किस तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फूड लेते हो तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर एग्जांपल आपका 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना है 80 से 100 नॉर्मली, और इंसुलिन जब इस रेट पे जब इंसुलिन सिक्रीट होती है तो वो 10 माइक्रो यूनिट पर मिनट होगी। ठीक है, ये इसका नॉर्मल लेवल होगा। जब आपका ब्लड ग्लूकोज अगर 80 से 100 के दरमियान में है तो आपकी इंसुलिन 10 होगी। ठीक है, अब अगर आप खाना लेते हो और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है 100 से 120, अगर जब ये 100 से 120 जाएगा तो इंसुलिन जो है वो 10 से
100 माइक्रो यूनिट पर मिनट पे आ जाएगी। मतलब आप देख सकते हो कि कितना इंक्रीज़ हुआ है इंसुलिन का, 10 से वो 100 पे आ गई है। सिर्फ 20 फोल्ड्स इंक्रीज़ हुआ है और किस तरह वो 10 फोल्ड्स इंक्रीज़ हो गई है। दैन स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका 120 से एक्सीड करके ये 200 प्लस चला जाता है तो इंसुलिन आपकी 400 तक चली जाएगी सिक्रेशन। मतलब अब ये अगर कोई आपसे पूछे कि ये इंसुलिन इतनी आ रही है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज तो हम कहते हैं कि चलो हम मील से ले रहे हैं, तो इंसुलिन तो हम मील से नहीं ले रहे, तो इंसुलिन अब ये इतनी आ रही है तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है? तो पेनक्रियास ने इंसुलिन अपनी स्टोर की होती है। इंसुलिन हमारी ऑलरेडी बीटा सेल्स में जो स्टोर होती है, वो जब वक्त पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस हिसाब से इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होने लग पड़ती है। इसी तरह अगर ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पा रही, इन केस का ग्लूकोज जो है वो हाई रहने लग पड़ा है और इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो पा रही जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होती है, तो फिर एक डिसऑर्डर आ जाएगा जिसे हम कहेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। और इन केस कि अगर आपकी इंसुलिन की वर्किंग बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा वर्क कर रही है और आपका हालांकि ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल है और फिर भी इंसुलिन ज़्यादा वर्क कर रही है, तो देन दिस इज़ डेंजर टू। इसकी वजह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा और ये भी एक डेंजर जोन में इंसान चला जाता है। तो अगर हम इसके डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर जब आप खाना लेते हो तो आपके खाना लेते हुए तो तब इंसुलिन इतनी नहीं है, लेकिन खाना लेने के बाद ना 10 से 15 मिनट के लिए इंसुलिन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, यानी कि एटलीस्ट हाफ एन आवर तक इंसुलिन बहुत हाई लेवल इसका हो जाएगा ताकि वो उस ग्लूकोज लेवल को कंपनसेट कर सके। देन नेक्स्ट 15 मिनट्स क्या होगा, इंसुलिन जो है अगर फॉर एग्जांपल उसने 100 लेवल इंक्रीज़ किया तो वो 40 से 50 लेवल पे आ जाएगी, यानी कि वो हाफ सिक्रेशन उसकी हो जाएगी और फिर 2 से 2.5 घंटे के बाद इंसुलिन की बैक टू द नॉर्मल स्टेज जो जितनी वो पहले सिक्रेट कर रही थी वैसे वो करने लग पड़ती है। तो अगर हम पेनक्रियास का डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी वजह से एक डिसऑर्डर है डायबिटीज़ मेलाइटस, बहुत कॉमन है। इनफैक्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी बहुत ये कॉमन चीज़ है। डायबिटीज़ मेलाइटस का क्या मतलब है कि जैसे हम अक्सर कहते हैं कि शुगर हो गई है। अब डायबिटीज़ का मतलब होता है कि पोलीयूरिया और मेलाइटस हम कहते हैं हनी को, यानी कि आपका मीठे की वजह से आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत इंक्रीज़ हो चुका है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ जैसी डिसऑर्डर हो गई है। अब अगर इसकी बात करें, ये 2 तरह की होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको हम कॉमनली कहते हैं टाइप 1 और इसको हम कॉमनली कहते हैं टाइप 2। अब टाइप 1 डिसऑर्डर जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट, जैसे नाम से पता चल रहा है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि आपकी इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल ये उन पेशेंट्स में मोस्टली होती है जो कि 40 एज से बिलो होते हैं। जो 40 से बिलो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और ये मोस्टली जेनेरिक डिजीज़ होती हैं कि जेनेटिकली आपके ना साइकिल में ही ये चल रही होती है, आपकी फैमिली में ही ये डिजीज़ चल रही होती है, तो ये श्योरिटी होती है कि आपकी जेनेटिकली आपकी ना इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बिफोर 40 होने के चांसेस होते हैं। इसमें अब टाइप 1 में क्या होगा कि पेशेंट को हमें इंसुलिन देनी पड़ेगी, हम आईवी की फॉर्म में पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। अब इंसुलिन देना, उसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाएंगे क्योंकि उसका अंदर जो बीटा सेल्स हैं ना जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जब आपके बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं वो ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो फिर आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी। फिर उन पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि जब वो खाना खाने लगे तो आधा घंटा पहले इंसुलिन का इंजेक्शन ले लें या खाना खाने के बाद उनको फौरी तौर पे इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनकी इंसुलिन का लेवल, ताकि उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो सके, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज अगर आपकी बॉडी में हाई रहने लग पड़ेगा तो देन इट इज़ डेंजरस फॉर योर वेन्स, फॉर योर आर्टरीज, फॉर योर कैपिलरीज टू। तो इस वजह से इंसुलिन डायबिटीज़ को हम ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं वो इंसुलिन उन्हें बाहर से ही लेनी पड़ती है, उनकी बॉडी अपनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। अब अगर हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें टाइप 2, तो जो 40 एज से अबव होते हैं पेशेंट्स उनको ये होती है। अब ये है कि आपको किसी भी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, कोई डिजीज़ होती हैं उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ये भी जेनेटिकली हम कह सकते हैं हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली होता है कि डिजीज़ या फिर नेचुरली तौर पे एक होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत यूज़ टू हो चुका होता है। इसमें ये होता है कि इंसुलिन जो होती है वो बीटा सेल्स, इसमें बीटा सेल्स आपके डिस्ट्रॉय नहीं होते, बीटा सेल्स होते ज़रूर हैं, वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करते हैं
लेकिन जो बॉडी के सेल्स हैं ना आपके दूसरे, वो उस इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इनके इसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस, इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है इसमें। यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है लेकिन बॉडी उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं इन्हें इंसुलिन को, नॉन इंसुलिन, इनके इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये मोस्टली इनका ट्रीटमेंट ये होता है कि हम इन्हें, स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि आप इन्हें ग्लूकोफेग वगैरह इस तरह की जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं। दैन इसके अलावा इनको डाइट का कहा जाता है कि ये अपनी डाइट सही रखें। इसके अलावा एक्सरसाइज इनके लिए सजेस्ट की जाती है। जब ये अपने लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये बहुत हद तक इनके चांसेस होते हैं कि ये बैक टू नॉर्मल लाइफ ही आ सकते हैं, क्योंकि इनको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा एक और होती है MODY, मोडी। ये ना उन जो 25 या 25 से कम उम्र बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ होती है और इसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली इसमें भी वो क्या कहते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो गया होता है, तो इंसुलिन जो है वो फिर आपको बाहर से ही लेनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये था डायबिटीज़ मेलाइटस। और फिर उसके बाद एक होता है कि बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका इंसुलिन का लेवल जो होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी प्रोड्यूस करने लग पड़ती है, जिसे हम हाइपर इंसुलिमिया भी कह सकते हैं। जिसमें क्या हुआ कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा है और ग्लूकोज आपकी बॉडी में बहुत कम हो गया है। ऐसे पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डाउन हो जाए तो पेशेंट की डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर ऐसे पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने पास कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रखें, ताकि अगर आपको थोड़ा सा फील हो कि हेडेक, वीकनेस एक्स्ट्रा, तो वो ऑन द स्पॉट इस तरह का ट्रीटमेंट कर सके। इसके अलावा उनके मेडिसिन के ट्रीटमेंट से भी वो सही हो जाते होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था पैनक्रियास का, इसका पैनक्रियास का ग्लैंड हमने आज कवर कर लिया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।